हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था। आज हम उसका भाग 3 कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचन किस प्रकार होता है और इसे कौन कराता है। तो प्रत्येक राज्य में पंचायती राज के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायती राज के चुनावों से संबंधित अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। यह तो मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है आचार संहिता जारी करना, चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना और उनका आवंटन करना। इसके साथ ही समस्त निर्वाचन हेतु नामावलियां तैयार करने का कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग करती है। अब हम सीधे चलते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है और यह किस प्रकार संपादित होती है। तो सबसे पहले होती है फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया। यह जो फॉर्म होता है वह रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंच पद के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। पंच पद के लिए एक नामांकन पत्र प्रत्याशी को भरना होता है और जमानत राशि के रूप में 50 रुपये अदा करना पड़ता है। पंच पद की जमानत राशि को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, पंच 50, प से पंच और प से 50 रुपये। ठीक है, इसकी जमानत राशि पर प्रश्न आ चुके हैं तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब आरक्षित वर्ग से होने पर जमानत राशि जो है वह आधी जमा करनी पड़ती है, यानी कि यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी भी वर्ग के महिला प्रत्याशी हैं तो आपको आधी जमानत राशि यानी 25 रुपये जमा करनी पड़ेगी। अब हम सरपंच पद के लिए देख लेते हैं। तो सरपंच पद के लिए आपको नामांकन पत्र भरना होगा, उसके साथ आपको एक शपथ पत्र देना होगा और जमानत राशि के रूप में 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा। वहीं आरक्षित वर्ग के होने पर आपको यहाँ भी जमानत राशि आधी जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं जनपद पंचायत सदस्य के लिए। तो इसके लिए नामांकन पत्र, शपथ पत्र और जमानत राशि के रूप में 2000 रुपये जमा करनी पड़ती है। आरक्षित वर्ग के होने पर जमानत राशि आधी जमा करनी पड़ती है। आप इन्हें याद रखिएगा कि आरक्षित वर्ग को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनपद पंचायत सदस्य के बाद हम देख लेते हैं जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो नामांकन भरा जाता है उसमें नामांकन पत्र, शपथ पत्र और जमानत राशि के रूप में 4000 रुपये जमा करनी पड़ती है। और यहाँ भी आरक्षित वर्ग के होने पर जमानत राशि आधी जमा करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे इनके शॉर्टकट ट्रिक्स की सहायता से आप इनकी जमानत राशि को कैसे याद रख सकते हैं। तो मैंने प से पंच और प से 50 तो याद करवा दिया। अब आपको सिर्फ याद रखना है सरपंच का। सरपंच को 1000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है। उसके बाद जब 1000 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको जनपद पंचायत सदस्य का जमानत राशि मिल जाएगा। और उसके बाद जब जनपद पंचायत सदस्य यानी कि 2000 जमानत राशि को जब 2 से गुणा करेंगे तो 4000 रुपये जिला पंचायत सदस्य की जमानत राशि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप इनकी जमानत राशियों को याद रख सकते हैं। आपको यह भी याद रखना होगा कि यह केवल सामान्य वर्ग के पुरुष प्रत्याशी के लिए है। शेष आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि आधी जमा करनी पड़ती है। इसके बाद कुछ फैक्चुअल डिटेल देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पंच पद हेतु केवल नामांकन फॉर्म जमा किया जाता है। सरपंच पद हेतु नामांकन फॉर्म के साथ स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र जमा किया जाता है। और इसी तरह जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हेतु भी नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र जमा करना पड़ता है। ठीक है, आप इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न पदों पर फॉर्म भरने हेतु अर्हता किस प्रकार होती है, यानी कि आप एक साथ कितने पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप एक सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा कि 2 समान पदों के लिए 2 अलग अलग स्थानों से फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक जो पंच होता है वह अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सरपंच के लिए अप्लाई कर सकता है, परंतु
वह 2 वार्डों से पंच के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। उसी तरह एक व्यक्ति पंच और जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता है। उसी तरह सरपंच के लिए भी यह नियम लागू है कि वह सरपंच पद के साथ साथ जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ एक जनपद पंचायत सदस्य के साथ साथ एक जिला पंचायत सदस्य के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि 2 भिन्न पद जो होते हैं, जैसे एक पंच और एक सरपंच, एक पंच एक जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, और इसी तरह सरपंच के लिए भी ये 2 नियम यानी कि जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन 2 समान पदों के लिए 2 भिन्न क्षेत्रों से अप्लाई नहीं किया जा सकता है, जैसे 2 पंच के लिए, 2 सरपंच के लिए, 2 जनपद पंचायत सदस्य के लिए और 2 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए एक साथ नामांकन नहीं भरा जा सकता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि नामांकन पत्रों की जांच कौन करता है। तो एक बार उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कर देने के बाद रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ही इन पत्रों की जांच की जाती है, और यदि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा आवश्यक दस्तावेज या जमानत राशि न जमा कर पाने की स्थिति में यह नामांकन पत्र अवैध घोषित कर दिया जाता है और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना भी दे दी जाती है। अब यदि रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए नामांकन पत्रों के संबंध में अपील कहाँ की जा सकती है, तो पंच और सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यानी एसडीएम, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में कलेक्टर और जिला पंचायत सदस्य के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा से अपील की जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि चुनाव चिन्हों का आवंटन किस प्रकार होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हेतु चुनाव चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा आवंटन भी किया जाता है। इन चुनाव चिन्हों के ऊपर प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। मैं इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिला पंचायत सदस्य टेबल पंखा चुनाव चिन्ह पहले प्रत्याशी को प्राप्त होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य को श्याम पट्टी, सरपंच को टेबल और पंच को बाल्टी। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिला पंचायत सदस्य एक बड़ा पद है, इसीलिए इसमें महंगे चुनाव चिन्ह को दिया गया है। तो जिला पंचायत सदस्य टेबल पंखा जो कि सबसे महंगा होता है, उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य इसको श्याम पट्टी दी गई है, उसके बाद सरपंच को टेबल दिया गया और पंच सबसे कम जो स्थिति है उसके हिसाब से इसे बाल्टी दी गई है। आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, परंतु यदि इसमें किसी प्रकार की असंगतता होने पर इसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। जैसे पंच और सरपंच प्रत्याशी कलेक्टर को इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, जनपद पंचायत सदस्य संभाग आयुक्त को अपील कर सकते हैं और जिला पंचायत सदस्य डायरेक्ट राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव चिन्हों के आवंटन की असंगतता के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मतपत्र प्राप्त होता है उसमें नामों का मुद्रण किस क्रम में होता है। तो यह जो है वह देवनागरी लिपि के अल्फ़ाबेटिकल क्रम में मुद्रित होता है, आप याद रखिएगा। मैं इसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसे समझिए क्योंकि यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पहला उदाहरण है कन्हैया लाल, खिलेश्वर कुमार, मदन लाल, महेंद्र कुमार और सोम वर्मा। यह देवनागरी लिपि के अल्फ़ाबेटिकल क्रम में सजा हुआ है। जैसे कि क पहले आता है तो कन्हैया लाल को पहले रखा गया है, उसके बाद ख से खिलेश्वर कुमार, उसके बाद मदन लाल और महेंद्र कुमार में पहला जो अक्षर है म वह समान है, परंतु मदन लाल का जो द है और महेंद्र का जो ह है उसके बीच कंपैरिजन किया गया है। तो द पहले आता है इसीलिए मदन लाल को पहले रखा गया है और उसके बाद आया है महेंद्र कुमार और उसके बाद अंत में स आता है इसीलिए उसे सोम वर्मा लास्ट में रखा गया है। ठीक, अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अम्बा प्रसाद, दो समान नाम हैं परंतु पहले जो लिखा हुआ है उसमें आधा म है
और बाद में जो लिखा हुआ है उसमें अंक की मात्रा है। तो देवनागरी लिपि में जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम है उसमें म पहले आता है और न बाद में आता है, इसीलिए अम्बा प्रसाद जो है वह पहला इस प्रकार लिखा गया है और दूसरे नंबर पे इसको रखा गया है। इसके बाद तीसरा और चौथा नाम आप देखिए, कंछेदी लाल आत्माराम, कंछेदी लाल बाबूराम। तो इन दोनों में जो पहला शब्द है कंछेदी लाल, यह तो समान है, परंतु दूसरा शब्द आत्माराम और बाबूराम में अ और ब का अंतर है। तो आत्माराम पहले लिखा गया है क्योंकि अ पहले आता है और उसके बाद बाबूराम आता है, इसलिए उसको बाद में लिखा गया है। ठीक, अब हम देखेंगे चुनाव मत पत्रों के रंगों को। इस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आप इसे शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे कि पंच के जो मतपत्र होता है उसका रंग होता है सफ़ेद, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत सदस्य का पीला और जिला पंचायत सदस्य का होता है गुलाबी। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। सनी पोगो चैनल देखता है। यहाँ चित्र में जो बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है सनी और यह पोगो चैनल देखता है। ठीक, सनी पोगो चैनल देखता है। तो पंच पद के चुनाव पत्र का जो रंग होता है वह स से सफ़ेद, नी से नीला सरपंच के लिए और प जो है वह पीला रंग जनपद पंचायत सदस्य के लिए और ग से गुलाबी जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग है। अब हम देखेंगे पंचायत चुनाव में एक जो उम्मीदवार होता है उसे कुछ अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। यह 3 प्रकार के अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। पहला है निर्वाचन अभिकर्ता, दूसरा है मतदान अभिकर्ता और तीसरा है गणना अभिकर्ता। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रथम सम्मेलन कब होता है। तो निर्वाचन का जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन करना ज़रूरी होता है और इस प्रथम सम्मेलन के बाद ही इनके कार्यकाल की गणना की जाती है। ठीक है, यानी कि 5 साल की गणना इस प्रथम सम्मेलन के बाद से होती है। अब हम देखेंगे कि प्रथम सम्मेलन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर जब प्रथम सम्मेलन होता है तो सबसे पहले नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है, यानी कि नवनियुक्त पंच और सरपंच को शपथ दिलाया जाता है। पंचों द्वारा अपने बीच में से एक पंच को उप सरपंच के रूप में नियुक्त किया जाता है और वहीं यदि सरपंच सामान्य वर्ग का होता है तो उप सरपंच को आरक्षित वर्ग से निर्वाचित किया जाता है। यहाँ आरक्षित वर्ग से क्या संबंध है यह मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि यदि सरपंच का पद लंबित हो, यानी कि किसी कारण सरपंच की नियुक्ति नहीं की गई हो, तो उस स्थिति में अध्यक्षता कौन करता है। तो इस स्थिति में पंचों द्वारा अपने बीच में से एक पंच को सरपंच के रूप में चयनित किया जाता है और इस प्रकार नियुक्त सरपंच को स्थानापन्न सरपंच कहते हैं। यह जो स्थानापन्न सरपंच होता है वह नए सरपंच की नियुक्ति तक अध्यक्षता करता है और सरपंच का कार्यभार संभालता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जनपद पंचायत स्तर पर जब प्रथम सम्मेलन होता है तो क्या होता है। सबसे पहले जनपद पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। इसी तरह जिला पंचायत स्तर पर भी यही कार्य किया जाता है, यानी जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि निविदत्त मत क्या होता है। निविदत्त मत एक मतपत्र होता है जो उस मतदाता को दिया जाता है जिसके नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मतदान किया जा चुका है परंतु वह मत देना चाहता है। मतलब मान के चलिए कि आपके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने मत दे दिया है, परंतु आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो आपको जो मतपत्र दिया जाएगा उसे कहेंगे निविदत्त मत। यह जो निविदत्त मत होता है यह एक सामान्य मतपत्र के समान ही होता है, परंतु इसमें अंतर यह होता है कि जब आप मत दे देते हैं उसके बाद यह मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जाता है, बल्कि यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है और इसे गणना में नहीं गिना जाता। यानी कि जब मतपेटी से मतपत्र की गणना की जाएगी तो आपका जो निविदत्त मत है उसकी गणना नहीं की जाती है। जब 2 उम्मीदवारों के मध्य मत समान हो या फिर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति हो, पुनर्गणना हो, तो इस स्थिति में निविदत्त मतों की गणना के संबंध में अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति पर लेता है। ठीक है, इसे निविदत्त मत कहा जाता है।
इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं शिक्षा विला का यूट्यूब चैनल। हम टेलीग्राम में शिक्षा विला डिस्कशन के नाम से क्विज का आयोजन करते हैं, तो उस चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।